दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की नई रहस्यमय और मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी कर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया।
उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है, आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे।
वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे और सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। अपनी बात अवश्य कहो।
पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यह गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है।
कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं, हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा।
सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाखी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा, अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगली सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथ, अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले। यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है।
मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपये जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला।
न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत-मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाकी नाई भी सो गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।